अदीब, ये रोल नंबर आपने ना पीछे लिखना है, अपने नाम के आगे नहीं लिखना। 6011 फिर स्पेस दे के आपने अपना नेम लिखना है। कल चेंज कर लेना। ओके सर, मैं कल चेंज कर। 2 मिनट वेट करते हैं बाकियों का ज्वाइन करने का, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये करंट अफेयर्स में भी आएगा और पाकिस्तान अफेयर्स में भी आएगा, तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी और पाकिस्तान अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी। 1 मिनट वेट करें, किसी को इशू आ रहा है। सो ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान अफेयर्स। एनएसपी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि एवरी स्टेट, हर कंट्री फॉर्मुलेट्स अ सिक्योरिटी पॉलिसी, एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती है बेस्ड अपॉन इट्स थ्रेट्स। जो जो थ्रेट है उस कंट्री को, उसकी बेसिस पे एक पॉलिसी बनाई जाती है, उसे सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एनएसपी क्या है कि जो आपकी बनाई जाए बेस्ड अपॉन योर थ्रेट्स नेशनल लेवल पे। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान को कौन कौन से इश्यूज हैं? हमारे लिए जो थ्रेट की परसेप्शन थी, थ्रेट परसेप्शन इन द पास्ट में जो थ्रेट परसेप्शन थी वो लिमिटेड थी फिजिकल सिक्योरिटी से। ये हमारे ज्यादा ट्रूप्स किधर है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अफगान बॉर्डर पे। हमारी सिक्योरिटी यही होती थी, सेंटर्ड के एक्सट्रीमिज्म है। फिजिकल सिक्योरिटी में हमारे क्या क्या आ जाता था? हमारी एक्सट्रीमिज्म, ये जो सुसाइड बॉम्ब्स हो रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास जो बॉर्डर्स के अलोंग ये इशू आ जाते थे। तो ये फिजिकल सिक्योरिटी को हम देखते थे कि ये सिक्योरिटी है हमारी, ये अगर ना हो तो हम सिक्योर हैं। लेकिन लेकिन अब जो कंसेप्ट है इसका सिक्योरिटी का, कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी में कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज इवॉल्व। अब सिक्योरिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी तक, आपकी सिक्योरिटी में काफी और वेरिएबल्स भी आ गए हैं। क्या क्या वेरिएबल्स हैं? बैरी बुजान अपनी बुक में, ठीक है, सिक्योरिटी इन दी 21st सेंचुरी, उनकी बुक का नाम है सिक्योरिटी इन दी 21st सेंचुरी। उन्होंने दिया एक कॉम्प्रिहेंसिव, इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट दिया जो कि लिमिटेड नहीं था फिजिकल सिक्योरिटी तक। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इज टू बी सिक्योर मिलिटरीली, आप मिलिटरीली सिक्योर हैं, इकोनॉमिकली भी सिक्योर हो, आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना हो, सोशली आपको सोशल कंस्ट्रेंट्स ना हो, ठीक है, एनवायरमेंटली, ठीक है, आप एनवायरमेंटली भी सिक्योर हो, और पॉलिटिकली ये सारी चीजें स्टेबल होनी चाहिए एक कंट्री, तब हम उसको कहेंगे कि ये कंट्री सिक्योर है। बाकी सारी चीजें, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, अपने पास पैसे नहीं है, अपनी इंडस्ट्री नहीं है, अपने सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है या बजट डेफिसिट है, डिपेंडेंसी है, तो वो सिक्योर नहीं है। इसी तरह सोशल कोहेजन नहीं है, आपके लोग यूनाइटेड नहीं है सेम चीज के लिए या मुल्क के लिए पेट्रियाटिक नहीं है, तो आप कहेंगे दैट कंट्री इज नॉट सिक्योर। एक कंट्री है हर एंगल से सिक्योर है, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहे हैं उसमें, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी यील्ड, एग्रीकल्चर यील्ड इफेक्ट हो रही है, सैलाब आ रहा है, दैट कंट्री इज आल्सो नॉट सिक्योर। बाकी सारी सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, सिविल मिलिट्री रिलेशन अच्छे नहीं है, तो तब भी वो कंट्री सिक्योर नहीं है। तो सिक्योरिटी इज नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री सिक्योरिटी। कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कहता है कि सिक्योरिटी में मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी
ये सारी सिक्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल कंसेप्ट या सिंगल आर्म तक लिमिटेड नहीं है। अब पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान ने रियलाइज द कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने रियलाइज किया कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने रियलाइज किया कि कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। उसने रियलाइज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया डॉक्यूमेंट के थ्रू कि हमें सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए। फॉर एग्जांपल एनएसपी क्या कहती है कि पाकिस्तान में 4-5 उसने मेजर चीज़ें की। उसने सबसे कहा कि पाकिस्तान को चाहिए फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट का मतलब है इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी चीज़ एनएसपी में क्या कहा गया कि उसे फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज उसे क्या कहा गया कि उसे फॉरेन पॉलिसी उसकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, तब भी वो सिक्योर नहीं है। सर ये फिस्कल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? वो अभी हम देखने लगे हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन होगा। नेशनल कोहेजन फिर पाकिस्तान में होनी चाहिए। और पांचवी चीज है आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये पांचों सिक्योरिटीज हैं तो तब कहेंगे कि पाकिस्तान इज सिक्योर। हमने इसको बहुत डिटेल से करना है, हर एस्पेक्ट को देखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट में बाकी कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बाकियों का इशू क्या, मैं ये देखूं। सो ये हमारा था कि पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी को रियलाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिजिकल मैनेजमेंट जिसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी कहा जाता है, फिजिकल सिक्योरिटी, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, नेशनल कोहेजन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले हम चेक करते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट मेन हेडिंग बनेगी दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी पाकिस्तान ने कैसे अचीव करनी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे है क्या हमारा इशू मेन, वो है जी फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है। अब फिस्कल मैनेजमेंट में क्या इश्यूज हैं, हमारा चल रहा है जी बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट है। अब फिस्कल ईयर 2021 और 2022 में 4 ट्रिलियन, ये आपकी सब हेडिंग बनेगी फिस्कल मैनेजमेंट। अब फिस्कल मैनेजमेंट क्या होती है, आप पहले वो देखें कि आपका जो साल में जो इश्यूज आते हैं, जो एनुअल आपका इकोनॉमिक डेफिसिट होता है, उसे आप कहते हैं जी ये फिस्कल मैनेजमेंट का इशू है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बजट डेफिसिट है, हमारा बजट जितना होता है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, बजट कम होता है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं दिस इज बजट डेफिसिट, ठीक है। इसी तरह ट्रेड डेफिसिट है, डेब्ट सर्विसिंग है। तो हमारा जो सबसे बेसिक इशू है फिस्कल मैनेजमेंट में वो ये है कि हमारी कंट्री का रेवेन्यू नहीं पूरा हो रहा, ठीक है। तो फिस्कल ईयर 2021-2022 में आपका 4 ट्रिलियन पीकेआर, अबाउट 4 ट्रिलियन पीकेआर आपका बजट डेफिसिट, ठीक है। इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, हमारे जी सर FY जो है फिस्कल ईयर होता है जी। फिस्कल ईयर आपका क्या होता है कि आपका जून साल 1 से अगले साल जून तक जो आपका रेवेन्यू, या फिस्कल ईयर आपका जो ईयर होता है ना, रेवेन्यू ईयर, वो उसको कहते हैं फिस्कल ईयर। जून से जून तक जब नया बजट आता है, ठीक है। फिस्कल ईयर 2021 से 22 तक 4 ट्रिलियन पीकेआर का आपका बजट डेफिसिट था, ठीक है।
बजट डेफिसिट का मतलब है कि इतने आपके पास नहीं थे, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर क्लेम्स दैट डेफिसिट may be more than 5 ट्रिलियन। डेफिसिट 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो सकता है इन द अपकमिंग ईयर, ये क्लेम किया हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर। तो ये हमारा बजट डेफिसिट है अबाउट 4 ट्रिलियन पी के। इतना बजट डेफिसिट क्यों है हमारे पास, इसकी रीजंस क्या हैं कि व्हाई डू वी हैव दिस मच डेफिसिट, इतना डेफिसिट क्यों है, ठीक है। तो उसमें पहले इशू हमारा है लो कलेक्शन का, ठीक है। लो कलेक्शन इशू है। 2020 से 2021 में अबाउट 4.7 ट्रिलियन PKR आपका वो था, टोटल कलेक्शन थी। टोटल कलेक्शन आपकी हुई 4.7 ट्रिलियन PKR। अब उसमें से 2.8 ट्रिलियन किसको दे दी गई, प्रोविंसेस को। 2.8 ट्रिलियन चली गई प्रोविंसेस को, ठीक है। फिर उसमें से 1.6 ट्रिलियन दे दी गई किसके लिए, FED, ठीक है। ये आपका होता है, FED का मतलब होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो आपकी बनती है ये मिनरल्स वगैरह पे और आपकी गैस रिसोर्सेज से जो आपको ड्यूटी, जो टैक्स आता है उसे FED कहते हैं। अब इसमें से 2.8 ट्रिलियन डॉलर प्रोविंसेस को और 1.6 ट्रिलियन ऐड हो गया, यानी कि प्रोविंसेस का शेयर माइनस करें, ये ऐड करें, तो आपका फिर बनेगा जी बजट कितना है सेंटर के पास, बजट कितना है सेंटर के पास, ठीक है। तो टोटल जो बजट आया जी, प्रोविंसेस क्या है ये जो 2.8 ट्रिलियन टू 2.8 ट्रिलियन। देखिए जो हमारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो टैक्सेस जाते हैं दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है डिविजिबल पूल टैक्स, आपका एक शेयर होता है सूबों का, जो पंजाब ये सारे उनका शेयर जाता है, और एक शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का। अब 4.7 ट्रिलियन PKR में से 2.8 ट्रिलियन सूबों का हमारा शेयर बना था, जो सूबों को गया, ठीक है। और 1.6 ट्रिलियन आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे की गई, ठीक है। 1.6 ट्रिलियन आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे की गई, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई। अब टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है, 3.7 ट्रिलियन PKR, ठीक है। और आपका रेवेन्यू ये है, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर, जो बजट डिसाइड होता है, एक्सपेंडिचर पे आपका आया 7.7 ट्रिलियन, ठीक है। तो लो कलेक्शन थी। लो कलेक्शन का मतलब है कि टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करके 4.7 बने, 4.7 में से भी 2.8 ट्रिलियन सूबों को दे दिया, उसमें फिर 1.6 ट्रिलियन FED ऐड की, तो टोटल रेवेन्यू जो फेडरल के पास था, जो हमारी वफाकी हुकूमत, जो फेडरल हुकूमत के पास था, वो था अबाउट 3.7 ट्रिलियन PKR, ठीक है। बट एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ 7.7 ट्रिलियन, ठीक है। एक्सपेंडिचर लिमिटेड कितना था, 7.7 ट्रिलियन। सर एक दफा देखे, टोटल जो हमारा जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, वो थी 4.7। अब इसमें से हमने ये जो 2.8 ट्रिलियन है ये हमने निकाल दिया, ठीक है, वो क्योंकि सूबों के पास चला गया। लेकिन जो एक्साइज की कलेक्शन हुई है वो 1.6 है, तो ये इनको टोटल करते हैं जी। फेड से ये कलेक्शन हुई है या फेडरल को दिए गए हैं? ये फेडरल लेता है, फेडरल कलेक्ट करता है, ये फेडरल के रेवेन्यू में ऐड होता है। अच्छा, ये फेडरल का अलग से होता है, ठीक है। तो सर ये 3.7 किस तरह बना, ये इसका थोड़ा सा बता दें, ये 3.7 किस तरह टोटल सम होता है? देखें, आप देखें 4.7 में से 2.8 निकालें, 1.9 वो बना, और आपका ये जो FED बना वो कितना बना, 1.6 बना, ये बन जाता है आपका 3.5। और इसमें आपका जो बाकी जो टैक्सेस लगते हैं ना, आपके रेमिटेंस वगैरह मिला के, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें मिला के, तो आपका अबाउट
3.7 बना है, सारी चार्जेस हर चीज मिला के ओके सर। सेंटर के पास जो मैंने इसमें और जो रेंटल जो रेमिटेंस है चीजें उनका नहीं पता उनके। ओके जो सर। रेंट वगैरह दिया होता है हर चीज वो इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू 3.7 ट्रिलियन पीकेआर था, लेकिन एक्सपेंडिचर 7.7 ट्रिलियन था, ठीक है। यस सर, एक्सपेंडिचर अब जो समझ आ बजट गया। डिसाइड होता है वो आपका बना 7.7। तो बजट डेफिसिट कितना हुआ? आपके पास पैसे 3.7 है लेकिन डेफिसिट 7.7 है, तो आपका बजट डेफिसिट 4 ट्रिलियन हुआ पीकेआर, ठीक है। तो अबाउट आपका 4 ट्रिलियन पीकेआर डेफिसिट, ठीक है। ये आपका इशू आता है। अब इसके क्या रीजंस हैं? लो कलेक्शन क्यों होती है? व्हाई? हम इसको देखें, हम डिटेल से कर लेते हैं फिर, ताकि आगे हमें ये बार बार चीजें ना पड़े। क्यों ये लो कलेक्शन है? व्हाई इज देयर वेरी लो कलेक्शन? क्यों ये लो कलेक्शन है? सबसे पहले देखें, पॉइंट हमारा होगा कि हमारी जो टैक्स इवेजन होती है, लोग टैक्स से बचते हैं, ठीक है। आपका 99% जो इनकम टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देते हैं। 99% आपका इनकम टैक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे रहे हैं। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपकी जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वो भी टैक्स इवेड करती हैं, टैक्स से बचती हैं कि हमारा ये रेवेन्यू इतना नहीं, ठीक है। तो टैक्स से बचते हैं हमारी इंडस्ट्री भी, हमारे लोकल जो अर्नर हैं, प्राइवेट जॉब्स होल्डर हैं, वो सारे टैक्स को इवेड करते हैं, टैक्स से बचते हैं, ठीक है। एक तो ये आ जाता है हमारा फिस्कल मैनेजमेंट में। हमारा पहला इशू आ जाता है, वो आता है कि आप की लो कलेक्शन। बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट में पहला रीजन है कि आपकी लो कलेक्शन। अच्छा, अब दूसरा रीजन देखें क्यों है बजट डेफिसिट। दूसरा रीजन देखें बजट डेफिसिट क्यों है, तो उसके लिए आ जाता है डेब्ट सर्विसिंग। हमारे पे कर्जा है जिसको हमने उतारना होता है, डेब्ट सर्विसिंग, ठीक है। तो डेब्ट सर्विसिंग का क्या मतलब है कि हमारा जो डेब्ट है वो जीडीपी से बढ़ चुका है, हमारा डेब्ट जीडीपी से ज्यादा है, कर्जा जीडीपी से ज्यादा है, ठीक है। अब कर्जा ज्यादा होने की वजह से हमें डेब्ट सर्विसिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो फिस्कल ईयर 2021 और 2022 से 3 तक जो नया बजट आया, उसका बजट था जी 9 ट्रिलियन पीकेआर, 9 ट्रिलियन रुपीस पीकेआर था। और जो डेब्ट सर्विसिंग के लिए रखा गया था वो अबाउट आपका 4.7 ट्रिलियन था। आप आधा ऑलमोस्ट एवरेज पे, इन एवरेज आप 36% जो बजट होता है वो आप डेब्ट सर्विसिंग के लिए दे देते हैं। अगर पिछले से कंपेयर करें, आपके बजट का 36% डेब्ट सर्विसिंग में जा रहा है, ठीक है। एक ये रीजन आ जाती है। तीसरा आपका क्यों है ये आपका बजट डेफिसिट, उसकी रीजन आ जाती है आपने जो सब्सिडीज दी हुई। सब्सिडीज का मतलब है कि आप टैक्स रिलैक्सेशन देते हैं ना लोगों को, वो आपकी सब्सिडीज होती है। अब आपका सब्सिडी किसको जा रहा है? अंडर प्रिविलेज्ड को। जैसे अभी हमने देखा था जो रिसेंटली क्या हुआ, फ्यूल में जो इशू आया कि गवर्नमेंट अपने तरफ से पे कर रही है इसलिए फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, वो है सब्सिडी। गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डनाइज्ड है, गवर्नमेंट इज एक्स्ट्रा बर्डनाइज्ड, ज्यादा बर्डन डला हुआ है जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी ये बर्डन है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू थोड़ा सा इधर भी लग रहा है, तो रेवेन्यू कम है, बजट डेफिसिट आ जाता है आपका। तो ये तीनों की वजह से आपका बजट डेफिसिट है, जो कि फिस्कल मैनेजमेंट का बेसिक इशू है कि आपका बजट डेफिसिट है। दूसरी अंडर जो चीज, प्रिविलेज का क्या मतलब है? जो अंडर ज्यादा प्रिविलेज कमा का सकते, जो पुअर लोग हैं
उनको टैक्स में रिलैक्स, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिसी है कि आप 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करो तो आपके लिए बिजली फ्री है, वो फ्री नहीं होती, वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे कर रही होती है। अच्छा। ठीक है, इसी तरह ये 2-2 हजार जो देते थे, पहले 12 हजार दिया, तो ये भी गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू से देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट पे पहले ही उसका रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा और ऊपर से वो सब्सिडीज दे देती है। तो आपका बेसिक है इशू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में है पहला इशू फिस्कल मैनेजमेंट का। उसमें दो चीजें हैं, एक बजट डेफिसिट आ जाता है। बजट डेफिसिट क्यों है वो हमने डिस्कस किया। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी में अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, बी पार्ट, वो बनता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे ये सब्सिडाइज और टैक्स रिलैक्सेशन में क्या फर्क है? मैंने वही कहा, सब्सिडी इसी को कहते हैं कि आप टैक्स रिलैक्सेशन दे देते हैं या उनको अंडर प्रिविलेज को आप एग्जेम्पशन दे देते हैं पेमेंट पे, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो सब्सिडीज में सिर्फ टैक्स रिलैक्सेशन नहीं आती, बल्कि बाकी चीजें भी आती हैं जो आप अवाम की गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है। ठीक है, टैक्स रिलैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपका डॉलर का जो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लो, इनफ्लक्स जो डॉलर आ रहा है और जो डॉलर जा रहा है इज नॉट बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, फिस्कल ईयर अगर आप देखें 2021 में हमारा, सॉरी ये हमने सब हेडिंग स्टार्ट की, पार्ट ए, वो है जी हमारा पहला इशू क्या है, ट्रेड डेफिसिट का, जिसकी वजह से डॉलर जा जी सर आपने अभी एक ऊपर ना ये डेब्ट सर्विसिंग का बताया, तो हमारा जो टोटल बजट था 2022-23 का वो था 9 ट्रिलियन। ठीक है, और आपने लिखा है डेब्ट सर्विसिंग के लिए जो हमारा हमने जो बचा के रखे थे वो है 4.7। तो एवरेज मतलब कि पिछले सालों की निकाल के इकट्ठी बताई है कि ये 36% है, या क्योंकि इसमें देखें तो ये तो 50% से भी ज्यादा है। सर बात सुने, आप अच्छा से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, आपको एवरेज का नहीं पता एवरेज क्या होती है? एवरेज मैंने यही कहा ना कि पिछले सालों के हिसाब से ही ना, वो तो यही तो बात होगी, पिछले सालों के हिसाब से एवरेज निकलनी है, एक साल की तो एवरेज नहीं निकलेगी। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट देखें जब मैं बात पूरी कर लूं ना तब आप बोला करें। तो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है कि हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से। हमारा फिस्कल ईयर 2021-22 पे 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट था। ठीक है, 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट, ऑलमोस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो 30 बिलियन पे थी और हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो 60 बिलियन थी। तो ट्रेड डेफिसिट कितना बना, अबाउट 30 बिलियन। फिस्कल ईयर हम पुराने देखें 2019-20 में आपका 27 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था। आपका फिस्कल ईयर 17-18 में देखें तो आपका 36 बिलियन था। तो आपका ट्रेड डेफिसिट है इतना बड़ा। तो ट्रेड डेफिसिट, पहले डॉलर जाने की पहली वजह ट्रेड डेफिसिट, दूसरा डॉलर जाने की वजह वो है जी डेब्ट सर्विसिंग। आप डॉलर्स में अपना डेब्ट पे कर रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स में अभी की पे नहीं हुई अभी तक, तो लास्ट 3 इयर्स में अबाउट हम 29 बिलियन यूएस डॉलर डेब्ट रीपेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, 1 मिनट मुझे टाइम है, इसके आ रहे हैं।
वो इशू ही रहता है। लेकिन अपनी टीम्स का ना ये आपने मैनेज करना है। कौन सा ये जदीद दौर है, आपको पता होना चाहिए, अपडेट रखनी है ऐप ये। लास्ट 3 इयर्स में 29 यूएस डॉलर्स 29 बिलियन हम डेप्ट रीपेमेंट कर चुके हैं। हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट हमने देखा है कि वो हमारे जीडीपी से बढ़ चुका है। तो डेप्ट सर्विसिंग में हम डॉलर्स में डेप्ट पे करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है। और तीसरी चीज हमने देखा कि सर्कुलर डेप्ट है। सर्कुलर डेप्ट क्या होता है? जो हमने एनर्जी जनरेशन में जो हमारी पेमेंट्स ड्यू हैं। अब हमारी एनर्जी जनरेट होती है आईपीपीज के थ्रू, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के थ्रू। हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स में, आईपीपीज को पे कर रहे हैं डॉलर में। तो इनको अभी भी सर्कुलर डेप्ट हमारा 2.47 ट्रिलियन पीकेआर है जो हमने पे करना है। ठीक है, अबाउट इतना है सर्कुलर डेप्ट हमारा। तो ये भी हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं। तो डॉलर हमारा जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है। डॉलर आने के क्या रिसोर्सेज होते हैं? रेमिटेंसेस, वो आगे हम बात करते हैं। तो हमारे दो चीजें हैं जी हमारी फिस्कल मैनेजमेंट में, हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटी में दो चीजें हैं, फिस्कल मैनेजमेंट और दूसरा है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट हमें क्या क्या चीज आ गई? बजट डेफिसिट आ गया और उसके रीजंस हमने देखे। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा ट्रेड डेफिसिट है, डेप्ट सर्विसिंग है, सर्कुलर डेप्ट है। ये सारे इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ करंटली। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो सॉल्यूशंस एनएसपी में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, सबसे पहले वो कहता है कि सॉल्यूशन क्या है कि इंक्रीज करें टैक्स कलेक्शन को, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, फिस्कल ईयर अगर हम देखें 1920, तो फिस्कल ईयर 1920 में हमारी जो टैक्स थी वो 4.1 ट्रिलियन था। फिस्कल ईयर 2021 में हमारा जो था वो 4.7 ट्रिलियन था। पीकेआर रुपीस की बात हो रही है। फिस्कल ईयर हमारा जो अभी करंट फिस्कल ईयर गुजरा है उसमें जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो अबाउट 6.2 ट्रिलियन पीकेआर हुआ है। फर्स्ट टाइम हमारा इतना ज्यादा हुआ। लेकिन अगेन रेवेन्यू इतना हो गया, लेकिन बजट हमारा 9 ट्रिलियन रखा गया, डेफिसिट फिर भी था। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए थ्रू ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लगाया जाए एफबीआर के थ्रू। ठीक है, ट्रैक एंड ट्रेस हमने देखा है कल भी कि पहले ट्रैक करें हम। डिजिटल इकोनॉमी अगर होगी, डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होगी तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन उसने कहा है कि अपनी प्रोडक्शन बेस को एक्सपेंड करें। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपेंड करें। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर भी है और इंडस्ट्री, ये दोनों प्रोडक्शन है ना, हमारी इंडस्ट्री भी आती है और एग्रीकल्चर भी आता है। इन दोनों से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हमने इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, हमारी टेक्सटाइल में ऑलरेडी ग्रोथ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ कैसे है? फिस्कल ईयर अगर आप देखें 2021 में और 20 से 21 में, तो 15 बिलियन यूएस डॉलर की आपकी थी। इसी तरह आप फिस्कल ईयर 21-22 में देखें तो 20 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो हमारी एक्सपेंड कर रही है टेक्सटाइल की ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ रही है, तो इसको अच्छी ट्रेजेक्टरी पे रखें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल कैसे बढ़ रही है? हमारे में वोक्सवैगन की इंडस्ट्री लग रही है, प्रोडक्शन बेस। ठीक है, किया का, एमजी का, होंडाई का,
लग रहा है ऑटोमोबाइल। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, हुआवे, ठीक है, सैमसंग, शाओमी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ रहे हैं। तो फिस्कल ईयर की अगर बात करें 25-26 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2025 से 26 तक हम मोबाइल्स के जो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का जो लग रहा है वहां से अब पाकिस्तान से बाकी जहाँ पे नहीं है वहां पे भिजवाना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हमें जरूरत किसकी है? आईटी सेक्टर में ग्रोथ की जरूरत है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम नहीं इनकलकेट कर रहे। आईटी सेक्टर में ग्रोथ से क्या मुराद है कि आपका इंडिया का देखा जाए ना तो आईटी बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं, जो इसकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स 80 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। हमारी टोटल ट्रेड नहीं है, टोटल एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करना है। सी पॉइंट देखें तो आपने रेमिटेंसेस को ग्रो करना है, उसको जनरेट करना है रेमिटेंस को, ठीक है। फिस्कल ईयर 1920 में देखें तो आपकी रेमिटेंस थी 21.7 बिलियन यूएस डॉलर। रेमिटेंस क्या होती है? जो आपके बंदे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में भेजेंगे। अब देखें रेमिटेंस आएगा यानी कि वो डॉलर या फॉरेन करेंसी आएगी और उसके बदले में आपको रुपये दिए जाते हैं। तो डॉलर बढ़ेगा, रुपये कम होगा, तो रेमिटेंस अच्छा सोर्स है। तो हमारी ऑलरेडी ग्रो कर रही है। फिस्कल ईयर अगर आप देखें 2021 में तो 29 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, और अगर देखें फिस्कल ईयर 21-22 में तो आपकी 32 बिलियन यूएस डॉलर्स थी आपकी रेमिटेंसेस, जो अभी हैं इस साल में 32 बिलियन। तो ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर रहा है। डी क्या है कि फॉरेन को कैसे हम दोनों चीज़ें इंश्योर करेंगे? टूरिज्म सेक्टर को ग्रो किया जाए। देखिए टूरिज्म सेक्टर क्या है कि अगर आपका है तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से ग्रो करें। आपको पता चले आपके बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करेंगे, फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, रुपये कम होगा, करेंसी स्टेबल होगी। तो ये चीज़ है हमारे फिस्कल मैनेजमेंट में। हमने देखा इश्यूज क्या क्या हैं और उनका सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब पूछे इसमें किसको क्या क्वेश्चन? पूछे। सर मेरा एक क्वेश्चन है आईपीपीज के हवाले से। ये आईपीपीज क्या होते हैं? देखिए आईपीपीज है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि हम नहीं कर पाते इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो क्या इशू होता है? तो हम बाहर से जो कंपनीज लगाई हुई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, ठीक है। बाहर से कंपनीज आके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को बेचती है। वो हमने सर्कुलर डेप्थ एक टॉपिक करना है सारा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हम किस मॉडल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। एक और चीज़ सर पूछनी थी। आपने बोला था कि ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली लास्ट टॉपिक से है, पिछले टॉपिक। आपने बोला था कि जब आप किसी अपनी करेंसी में लेन देन करते हैं, जैसा कि वो रशियन रूबल्स में करता है, अगर पाकिस्तान चाइना के साथ पाकिस्तानी रुपीज़ में करता है तो अच्छा उससे क्या होगा? करेंसी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? मतलब डॉलर को हम नहीं वो यूज़ करते। डॉलर को करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, डॉलर पे डिपेंडेंसी। देखिए हमने सारी जो देखें डॉलर पे डिपेंडेंसी क्यों ज़्यादा है? हम सारे ट्रेड कर रहे हैं डॉलर पे। अगर हम युआन या बाकी चीज़ें लाएंगे, बाकी करेंसीज लाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि हम क्या कर सकेंगे, हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं ना रहेंगे। ट्रेड करनी है डॉलर होगा तो करेंगे, फिर हमारे में वो क्राइसिस नहीं आएगी जो श्रीलंका पे आई। हम बाकी करेंसीज में भी कर सकेंगे।
ठीक है, ठीक है। नहीं, तो रशियन को रूबल्स लेने में मतलब कैसे फायदा हो सकता है? जैसे फर्ज करें उसने पोलैंड को बोला कि आप मुझे रूबल्स में पे करो, तो क्या पोलैंड जो है वो पहले रूबल्स खरीदेगा इससे रशिया से यूएसडी के बदले? बिल्कुल इस तरह वो वो अपने रिजर्व्स पहले रूबल्स में लाएगा, रूबल की ठीक स्ट्रेंथ है, बढ़ेगी। ठीक है, ये सॉफ्ट पावर का सोर्स है आपके। रूबल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके फॉरेन रिजर्व्स जो होंगे कंट्रीज के रूबल्स में भी रखे जाएंगे फिर। ठीक है, अब ठीक है, हमने ठीक है। चाइना से ट्रेड करनी है, रुपीज में लेंगे, तो रुपी पे डिपेंडेंसी होगी या युआन पे होगी, सिर्फ डॉलर पे नहीं ना रहेगी। सही है, समझ आ गया। ठीक होगा, कंटिन्यू करें। सर मेरा क्वेश्चन है, डेबिट सर्विसिंग क्या है? डेप्टिंग सर्विसिंग नहीं, डेप्ट सर्विसिंग। ठीक है, डेप्ट सर्विसिंग का मतलब है कि जो आपने कर्जा लिया हुआ है वो वापस भी तो करना है। तो वो डेप्ट सर्विसिंग होता है, जो कर्जा आपने लिया है उसको वापस करना है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है 2-3 दफा। सर एक भी यार में ये जो डिजिटाइज आप इकोनॉमी को कर रहे हैं, इसमें हम ये चीज़ पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी जो है, आपने बोला कि वो बहुत आईटी सेक्टर 80 बिलियन यूएसडी जो है वो एक्सपोर्ट उसकी है आईटी सेक्टर की। लेकिन जी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो इवन ना तो पेपाल मतलब पाकिस्तान में नहीं आया, अमेजोन, हम ये ऐड कर सकते हैं पॉइंट के पेपाल और अमेजोन जैसी कंपनीज को पाकिस्तान में ऐड आना चाहिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है उसकी रेवेन्यू के लिए। देखें, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। देखें, हमारे पास ट्रांजैक्शन इजी नहीं होती। अगर अब आपका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा ना, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का मेथड, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट होगा कि आपको डायरेक्ट डॉलर्स में पेमेंट आ सकेगी, उनके लिए ईज होगी, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। रेमिटेंस जनरेट करने का बेनिफिट ये होगा कि बाहर से जब आपकी रेमिटेंस आती है तो वो फॉरेन करेंसी होती है, या डॉलर होगा, रियाल होगा, जो भी होगा, जिस करेंसी में से भी है, यूरो होगा। अब वो करेंसी जैसे ही यहाँ पे आती है तो उसके बदले में रुपी देते हैं। मैंने कहा कि जब रुपी और डॉलर का बैलेंस हो तो करेंसी तब स्टेबल होगी। अब डॉलर जितना ज्यादा आएगा उतना फायदा होगा, उतनी स्टेबिलिटी आएगी। रेमिटेंस से आपका डॉलर ज्यादा आता है। ठीक है, चलें आगे। यही थोड़ा लेंथी था, बाकी आपके पॉइंट्स छोटे ही होते हैं। ओके, सेकंड आपकी आ जाती है पार्ट, वो होता है जी फिजिकल सिक्योरिटी। सर सर जी जी, सॉरी सर। सर हम सोल्यूशन में ये भी तो लिख सकते हैं ना कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द डॉलर। डिपेंडेंसी ऑन द डॉलर। ऑन द डॉलर सर, ये ऐड कर सकते हैं ना सोल्यूशन में? हाँ, वो भी हम कर सकते हैं। जाहिर है कि आप जो पिछला पॉइंट अगर वो उस चीज पे बैठता है तो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारा जो फिजिकल मैनेजमेंट में डॉलर का तो इशू नहीं है। हमारा ट्रेड डेफिसिट है बेसिकली, वो डॉलर पे डिपेंडेंट तो नहीं है। हम ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इसलिए डेफिसिट है। ठीक है, तो वो देखेंगे, हमने उससे टॉपिक से लिंक करना है कि डॉलर पे डिपेंडेंसी तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। किसके लिए? कि अगर हमारे पास डॉलर रिजर्व्स ना हो तो हम फिर भी ट्रेड कर सकें, वो तो इस चीज़ के लिए है ना। बाकी हमें क्या फ़ायदा डॉलर में ना करने से। तो फिजिकल मैनेजमेंट में वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बनता। अच्छा, फिजिकल सिक्योरिटी,
ठीक हो गया। पहले हम देखते हैं हमारे थ्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इंडिया एक थ्रेट है, लॉन्ग या लूमिंग थ्रेट है हमारे लिए। दूसरा हमारा है, सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। किसको नहीं नजर आ रही? सबको नहीं नजर आ रही? नहीं आ रही सर, है सर। सर आ रही है। नहीं सर नजर आ किसको नहीं नजर सर आ रही? मुझे नहीं शो हो रही। वकास कि इंटरनेट को अपना स्टेबल रखा करें। सर इंटरनेट मेरा स्टेबल है। अब सही है? नहीं सर शो नहीं हो रही स्क्रीन। किसको शो हो रही है? सर सबको कॉल बाकी- आए तो सर आ रही है, सर, लेकिन मुझे कॉल जब हो आती है रही ना है किस नंबर पे तो फिर शो नहीं होती। नहीं तो मुझे तो नहीं आई कॉल। इनको आई होगी क्योंकि पहले मुझे भी आई थी ना, तो मुझे शो नहीं हो रही थी। मैंने फिर दोबारा रीज्वाइन किया तो फिर नजर आ रही है। अपना लीव करके दोबारा ज्वाइन कर। चलें सर अब करें। हाँ मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें जल्दी से। होगी, अब शो होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान। दूसरी थ्रेट अफगानिस्तान है। क्यों? हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन हो उसके डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट्स आते हैं किस पे? पाकिस्तान पे। ठीक है, अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल 1979 में अटैक हुआ, ठीक है, यूएसएसआर ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो वहां से क्या हुआ? रिफ्यूजीज वहां से आना शुरू हो गए। रिफ्यूजीज स्टार्ट इन्फ्लक्सिंग इनटू पाकिस्तान। रिफ्यूजीज आना शुरू हो गए। अब ऑलरेडी बर्डनाइज्ड कंट्री पे रिफ्यूजीज आएंगे तो वो उनको सस्टेन नहीं कर सकती। रिफ्यूजीज को आपने खुद सपोर्ट करना होता है, तो उनको जगह देनी होती है, जॉब्स देनी होती हैं, वो नहीं दे सकते। सेम इसी तरह जब वहां पे यूएसए ने इन्वेड किया तो टेररिज्म पाकिस्तान में आई, एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में आई। तो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन होती है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है पाकिस्तान पे। ये भी हमारा एक सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर आए इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब इंटरनल सिक्योरिटी को देखें। सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आपके फिर एक ना सब नेशनल ग्रुप्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी वो कह लें कि जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से चलती हैं। सब नेशनल, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते, वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये भी पाकिस्तान को इश्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरह के दो आपके इश्यूज चल रहे हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें, मिलिट्री सिक्योरिटी, ठीक है। चौथी जो चीज कही गई NSP में वो लिखा गया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं रिलेटेड टू सी, ठीक है। 2021 में 14 टाइम्स इंडिया ने वायलेटेड पाकिस्तान टेरिटोरियल वाटर्स, कि वो पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में आ गया 14 दफा 2021 में इंसेप्शन करता हुआ, देखता हुआ। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट है। हमें नेवल स्ट्रेंथ भी चाहिए। फिर ई देखें, आपको साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका साइबर सिक्योरिटी क्या है? एक इंडियन क्रॉनिकल्स की नाम से, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक रिपोर्ट आई थी बाय
किसने वो रिपोर्ट दी? EU डिसइंफो लैब ने वो रिपोर्ट दी थी 2020 में। उसमें क्या कहा गया कि इंडिया इज यूजिंग about 500 media outlets to demonize पाकिस्तान इंटरनेशनली। कि इंटरनेशनली अब मीडिया आउटलेट्स के थ्रू जब लोगों को बताएंगे पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, ये है वो है, तो सॉफ्ट पावर इंप्रूव नहीं होगी, उसका हमेशा नेगेटिव इंप्रेशन लेंगे, उसको हमेशा नेगेटिवली लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 500 मीडिया आउटलेट्स यूज कर रहा था इंडिया। साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत है हमें। ठीक है, और इसी चीज को कहते हैं दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप वन यूजेस टेक्नोलॉजी, आप डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि यूज क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी टू टेक डाउन अ कंट्री, एक कंट्री को, ठीक है, नीचे तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते खुद, आप क्या करेंगे, आप प्रॉक्सीज को सपोर्ट करके प्रॉक्सीज के थ्रू फंड करेंगे, प्रॉक्सीज को फंड करेंगे। जब आप प्रॉक्सीज को फ्रंट करके, एक प्रॉक्सी क्या होती है कि जब आप डायरेक्टली खुद नहीं अटैक करें बल्कि किसी एक और ग्रुप जो नेशनलिस्ट ग्रुप है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसको फंडिंग करके कहेंगे कि अटैक लॉन्च करें, ये प्रॉक्सी है। ठीक है, इसी तरह आप साइबर अटैक्स करें जैसे इंडिया ने किया, आप मीडिया के थ्रू डिमोनाइज करें जैसे इंडिया ने किया। ठीक है, आप कंट्री की इमेज को इफेक्ट करते हैं, इमेज अफेक्टेड, उस कंट्री की जब इमेज अफेक्ट होगी तो उसे हम कहेंगे कि उसके खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर चल रही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हैज बीन वेज्ड अगेंस्ट दैट कंट्री। ठीक है, किया जाता है। तो ये आपका था फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या है फिजिकल? अब सॉल्यूशंस क्या है इसके भी? सॉल्यूशंस एनएसपी क्या कहती है? सबसे पहले वो कहती है कि डिफेंस बिल्डअप की जाए। ठीक है, हम अपनी जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने चाइना से डील की, किसकी? 9 वॉरशिप्स नेवल सिक्योरिटी के लिए और 8 सबमरीन्स भी नेवल सिक्योरिटी के लिए, पाक चाइना के साथ। पाकिस्तान ने फिर चाइना के साथ एयर फोर्स के लिए J-10C जेट लिया, साथ JF-17 लिया। फिर इसने लिए मिसाइल्स को इम्प्रूव करता है, हम देखते हैं आए दिन नया मिसाइल निकाला होता है रेंज के लिहाज से, तो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रखे। दूसरा क्या करें कि मिनिमम पॉसिबल डिटरेंस, कि हमने ये नहीं करना कि डिफेंस को ओवरलोड नहीं करना, डिफेंस को ओवरलोड नहीं करना, मिनिमम पॉसिबल डिटरेंस इंश्योर करनी है। ठीक है, हमें एक डिफेंसिव अप्रोच रखनी है कि हमने ज़्यादा नहीं। डिटरेंस क्या होती है कि आप अटैक से पहले ही आपका एनिमी ना रुक जाए। क्यों? मैड की वजह से, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से। आपका एनिमी आप पे अटैक नहीं करता, क्यों? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है मिनिमम पॉसिबल डिटरेंस। ठीक है,
फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे, हमें कोई स्टेट अटैक नहीं करती क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है। हम न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से उस पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी तो हम पे अटैक नहीं होता। तो हमने मिनिमम रखना है, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी। फिर हमने बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है, जिसको हम फेंसिंग कहते हैं। हमने फेंसिंग स्टार्ट की किसके अलोंग, ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर को 90% हमने फेंस कर दिया। इसी तरह 70% हमने ईरान बॉर्डर को फेंस कर दिया, ताकि वहां से हमारे थ्रेट्स कम हो, हमारी फोर्सेस वहां पे ज्यादा यूज ना हो। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना है, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, हमने FIA हमारी है जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको वेल इक्विप्ड रखा जाए, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली या IT को इनकलकेट किया जाए ताकि वो भी बेहतर हो। ये सॉल्यूशंस आ, ठीक है। तीसरी चीज है जी, हमने देखा क्या, फॉरेन पॉलिसी अंडर NSP, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड क्या कहती है, इसके हमने फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वो बस ये है, उसने सिर्फ सॉल्यूशंस ही दिए हैं कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहला कहा है कि पार्टनर इन पीस, हम पार्टनर करेंगे पीस में, नॉट इन वॉर। ठीक है, आप पार्टनर करेंगे पीस में, वॉर पे नहीं करेंगे। जैसा कि 2015 में KSA वर्सेस ईरान था, सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान। हमने न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट की। देखें, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यमन क्राइसिस में। यमन में ईरान सपोर्ट कर रहा था हौथीज को, ईरान किसको कर रहा था, शिया हौथीज हैं, ईरान शिया कंट्री है, तो शिया हौथीज को सपोर्ट करता था, और KSA सुन्नी गवर्नमेंट को, किधर, यमन में। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। सऊदी अरब ने 2015 में पाकिस्तान से हेल्प मांगी, ठीक है। 2015 में KSA रीच्ड पाकिस्तान, रीच किया पाकिस्तान को फॉर हेल्प, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अकॉर्डिंगली उसको क्या कहते हैं कि रिजेक्ट किया, न्यूट्रल रहा। कि क्यों, ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकते, सऊदी अरब के खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो न्यूट्रल रहे हम। ईरान के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते, हम नेबरिंग कंट्री है हमारा। सऊदी अरब के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते, एक मुस्लिम इंक्लिनेशन है, वहाँ पे होली प्लेसेस हैं, ऑयल चाहिए हमें उनका। न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ठीक है। पहला तो उसने ये कहा। दूसरा कहता है कि ये पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इन ग्लोबल पावर राइवलरी, कि हमने पावर राइवलरी किसके दरमियान में चल रही है। हमने देखा कि रशिया और वेस्ट के दरमियान में है, कल हमने देखा यूक्रेन क्राइसिस। फिर हमने देखा कि USA चाइना के खिलाफ चल रही। तो हमने इसमें किसी को भी ज्वाइन नहीं करना, हमें न्यूट्रल रहना है, ठीक है। ये आपका आ गया। और तीसरी चीज क्या करनी है आपने, मस्ट, कि प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज इंश्योर करनी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। सॉफ्ट इमेज कैसे, कि हमने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, तो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू सॉफ्ट इमेज कैसे, हमने 1 बिलियन ट्री सुनामी पहले स्टार्ट किया। हमारा जो गोल था, हमने गोल जो अपना था ना, कि हमने इतनी बिलियन, सब कंट्रीज को ना गोल मिला कि आपने 1 बिलियन ट्री करनी है, तो गोल था, वो लिमिट क्या थी उसकी,
बाय 2030, लेकिन हमने कंप्लीट 10 इयर्स पहले ही कर लिया 2021 तक। तो ये इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज इंप्रूव हुई। फिर पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया कि डिपिक्ट क्या हो कि पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान पीस चाहता है। जैसे श्रीलंका का एक मैनेजर को आग लगाएगी तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम उसे जज करेंगे, जिसने की उसको फांसी दी गई। तो ये चीजें हैं, पाकिस्तान ने अपनी इमेज इंप्रूव करनी है। जो टेररिस्ट एक कंट्री का लोगो या एक वो टाइटल मिला हुआ है उसको इंप्रूव करना, ठीक है। और लास्ट पे हमने प्रोजेक्ट क्या करनी है, प्रोजेक्टिंग दी कश्मीर कॉज को प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने कश्मीर इशू को प्रोजेक्ट करना है। ये हमारी आगे फॉरेन पॉलिसी। अभी देखें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th, वो है जी नेशनल कोहेजन। देखिए पाकिस्तान में ना डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, ठीक है, डिफरेंट बिलीफ्स के हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस भी हैं। हम बलोची, पंजाबी, सिंधी भी हैं, हमारे डिफरेंट सेक्ट्स भी हैं, शिया सुन्नी भी हैं, हमारा कास्ट सिस्टम भी है। तो हर चीज हमारी डिवीजन्स क्रिएट कर रही है। तो डिवाइडेड सोसाइटी है, इतनी डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स विद इन सोसाइटी। तो हमारी कोऑपरेशन हर्डल्ड है, हम कोऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे में कोहेजन नहीं है, कोहेजन इज नॉट देयर, कोहेजन नहीं है हमें, ठीक है। तो ये इश्यूज है। तो नेशनल कोहेजन नहीं है हमें। दूसरा, प्रोविंसेस हैं वो पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड होने का मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टी एक स्पेसिफिक को सपोर्ट करते हैं। पंजाब में देखें आधे पीटीआई, आधे नून लीग, पीपीपी को देखें वो सिंध में, केपीके में पीटीआई। पोलराइज्ड है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड प्रोविंसेस आर देयर। इशू आ जाता है। सोल्यूशन इसका क्या देता है हमारा एनएसपी? सबसे पहले वो कहते हैं कि ये इशू टैकल करने के लिए ना स्ट्रेंथन दी फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। यानी कि पावर्स को डिवॉल्व करें टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स बनाओ। लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे क्या फायदा? लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती है? अब फॉर एग्जाम्पल एक एमएनए है जो शहर में रहा है, वो इलेक्शन लड़ा है सियालकोट का, ठीक है, रूरल एरिया का, उसको क्या पता उधर क्या इश्यूज हैं? या उस एक नेशनल असेंबली का मेंबर है, उसने तो इस्लामाबाद में रहना है, उसे क्या पता कि उसके पीछे क्या क्या इश्यूज है? तो पावर अगर ये डेवलपमेंट की पावर लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, नाज़म या जो भी मेयर्स हैं उनको दी जाए, तो उसको पता होगा कि क्या इश्यूज है, उसको क्या से रिजॉल्व करना है। तो आपकी फेडरेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशंस को। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को का काम क्या है? लेजिस्लेट करना, लेजिस्लेशन करना, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। जो पार्टी इन पावर है दैट मस्ट डिलीवर, उसको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज, अब अकाउंटेबिलिटी लाएंगे ना, तो लोगों को आइडिया होगा स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होनी चाहिए हमारी, ताकि आप अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़े। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप चेक एंड बैलेंस रख सके, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो, कोई भी ओवर पावर्ड ना हो, करप्ट ना हो, जो गलत डायरेक्शन पे लेके जाए। हमें एक सिंगल आइडेंटिटी, दैट इज
पाकिस्तान आइडेंटिटी, पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस दे इसके लिहाज से, ठीक है। यह आ जाता है आपका, और लास्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी। लास्ट आपका पॉइंट आता है ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ह्यूमन सिक्योरिटी से क्या मुराद है? आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपकी 2017 के कंसेंसस के मुताबिक आपकी 220 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी थी, अब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, 25 करोड़ से भी ज्यादा। तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज सेम है, बट पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर चुकी है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी। नेचुरल रिसोर्सेज सेम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। पहला तो ये रीजन आ गया। दूसरा आपका क्या है? फैक्टर जो लोगों को इफेक्ट कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो कि हमारा सोर्स ऑफ वाटर है। वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? वाटर स्कार्सिटी आएगी, पानी का, पीने का पानी नहीं होगा। आपकी एग्री यील्ड इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखें सी। आपका वाटर क्राइसिस का इसी तरह इशू है। वाटर क्राइसिस का क्या मतलब है? हमारी वाटर लाइफ है ना, जो अगर हमारे पास बारिशें होना बंद हो जाए तो पानी हमारे पास 32 डेज के लिए होगा बस। वर्ल्ड बैंक रिकमेंड करता है कि आपका जो वाटर लाइफ है वो मिनिमम, आपकी जो वाटर लाइफ है वो मिनिमम 100 डेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी 32 डेज। यूएसए को देखा जाए तो यूएसए की 900 डेज है वाटर लाइफ। चाइना को देखा जाए तो चाइना की 300 डेज प्लस है। स्क्रीन विजिबल आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, यस सर, जी सर, विजिबल। तो बेबी कॉल याद आ। ओके, चाइना की 300 प्लस वाटर लाइफ डेज है, 300 डेज प्लस वाटर लाइफ, ठीक है। ये भी आ जाएगा। फिर हमारी है डी, फूड इनसिक्योरिटी है। फूड इनसिक्योरिटी का क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है। हमारी जो वीट की प्रोडक्शन थी, वीट प्रोडक्शन हाईएस्ट थी हमारी, 26 मिलियन टन थी, लेकिन हमें स्टिल 25% नीडेड टू बी इंपोर्टेड। हमें ये 25% इंपोर्ट करनी ही पड़ी, ठीक है। हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी भी कम है। फिर इसी तरह एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में आपकी क्लास बेस्ड सिस्टम है। ये बहुत ज्यादा आपकी हाई क्लास भी है, मीडियम भी है, लो क्लास भी है, ठीक है। एफ है, फिर आपकी जेंडर इनसिक्योरिटी भी है, जेंडर गैप है,
वुमेन राइट्स नहीं इंश्योर होते, ये भी मसला। तो इसके सॉल्यूशन क्या हैं? हमें सबसे पहले जी सिंगल नेशनल करिकुलम लगाएं, सारे कॉलेजेस स्कूल जो भी हैं वहां पे एक करिकुलम हो, तो तब आपकी ये जो क्लास बेस्ड सिस्टम है, तो एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव होगा। ठीक है, जो ओ लेवल है, जो हाई क्लास इंस्टीट्यूशन है, उधर भी वही पढ़ाया जाए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो मदरसात में पढ़ाया जा रहा है। सोशल राइट्स इंश्योर करें फॉर वुमेन। अभी लीगल राइट्स तो हैं, लॉ तो सारा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन सोशली उनको नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं वही ऐसे, माइंडसेट हमारा वही कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, और आगे आपने क्या करना है? इसी तरह आपका एजुकेशन सेक्टर का हो गया, फूड इनसिक्योरिटी के लिए आपने क्या करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लाएं। ठीक है, यील्ड को इंक्रीज करें, टेक्नोलॉजी यूज करें। इसी तरह वाटर क्राइसिस के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? वाटर क्राइसिस के लिए बिल्ड मोर डैम, ज्यादा डैम्स बढ़ाएं टू काउंटर वाटर क्राइसिस। ऐसे आपने सारे सॉल्यूशन बता दिए। और क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, हम ग्रीन एनर्जी यूज करें जितनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है NSP, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। इस पे क्वेश्चन आपका है कि एट लास्ट पाकिस्तान हैज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2023 के लिए, रियलाइज द कॉम्प्रिहेंसिव नीड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, how NSP will help in countering the security threats to Pakistan। कैसे? उसने सिर्फ कैसे पूछा है, उसने और कुछ नहीं पूछा। एलैबोरेट करें तो कैसे में आपने ज्यादा फोकस सॉल्यूशंस की तरफ रखना है। आपने थोड़ा सा बताया कि इशू क्या है, ज्यादा डिटेल में ये नई हेडिंग्स बनानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी में कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, फिर सॉल्यूशन। आपने डायरेक्ट एक पैराग्राफ में लिखा कि हमारा फिस्कल मैनेजमेंट में बजट डेफिसिट का इशू है, जो कि, और इसी तरह आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है। ठीक है, जिसके रीजंस यही हैं, यही इफेक्ट आपने 2-3 एक पैराग्राफ लिखा ओवरव्यू जनरली, फिर आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं बस। फिर इस तरह फिजिकल सिक्योरिटी एक पैराग्राफ में थ्रेट्स लिखे, सॉल्यूशंस। अभी सिर्फ हमने फोकस करना है हेडिंग्स कैसे बनानी है आपने, तो ये आपका कल का टास्क होगा। आज का टास्क मैं सबका चेक करता हूँ, मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है तो बता दो। सर, जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसमें सेक्टेरियनिज्म इश्यूज आएगा? ह्यूमन सिक्योरिटी में वो हमने सोशल कोहेजन में डाल दिया ना, सोशल कोहेजन में। ठीक हो गया सर, ठीक है ठीक है। सर ये जेंडर सिक्योरिटी क्या है? जेंडर वुमेन डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, वुमेन राइट्स नहीं इंश्योर किए जाते, वो जेंडर सिक्योरिटी है। ठीक है, जेंडर सिक्योरिटी में वुमेन राइट्स या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं इंश्योर। आए दिनों ऑनर किलिंग हो रही है, वुमेन हरासमेंट केसेस आ रहे हैं, दिस इज जेंडर सिक्योरिटी। ओके, और क्वेश्चन किसी का कुछ? सर सॉल्यूशन कोई भी लिखते हैं तो हम जनरली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने बोला कि
जैसे एक सोल्यूशन है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो अब देखें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उस पे बहुत सारे वो भी हैं कि नहीं नहीं इस तरह ये फिजिबल नहीं है, ये वो हमने वो फिजिबिलिटी तो नहीं है इसमें देखनी, मतलब जनरल सोल्यूशन आप हर जगह लिख सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन वही में। जनरल सोल्यूशन ही लिखना है ना। आपने पहले थोड़ा सा इशू बताया, आपका क्वेश्चन मुझे सही समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने मैंने जो भी हेडिंग बताई है उसका रेफरेंस दिया ना कि ये करना है, जी तो आपने मैं भी उस जी पूछें पूछें। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जैसे फ्यूल क्राइसिस के बारे में कि हमने उसको कम करना है। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक जर्नल आया है उस पे कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ये नुकसान होगा कि जब सर्दियों में क्या होगा, वो बैटरी स्टार्ट नहीं होंगी, स्टक हो सकता है, रोड ट्रैफिक इशू हो सकते हैं। तो वो हम उसको तो डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, जरूरत क्या क्या जरूरत है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। और ये तो इलॉजिकल सी बात है, सर्दियां सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी आती हैं, इधर ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, वहां पे भी सर्दियां आती हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो मैं अब वैल्यूएशन की तरफ आऊँ। आपको मैंने कहा था कि हेडिंग्स का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने इलेबोरेटिव हेडिंग्स देनी है, ठीक है। और मुझे बाकी क्यों नहीं आया, आप सबका मुझे टास्क क्यों नहीं आया? पहला देखें, आपका श्रीलंका क्राइसिस का जो क्वेश्चन था, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट आप आ गए जी डिप्लीशन ऑफ डॉलर्स पे। कैसे, क्या चीज है ये, मेन हेडिंग क्या है? आपने बताना है, यहाँ पे हेडिंग आपकी बनती थी कि जो मेन इशू है आपका, क्या इशू है कि दी मेन कंटोर्स, आप जो बताना चाह रहे हैं कि मेन कंटोर्स क्या हैं ऑफ श्रीलंकन क्राइसिस, श्रीलंकन क्राइसिस के मेन कंटोर्स क्या हैं, ये हेडिंग आनी चाहिए थी, ओवरव्यू कि ये क्राइसिस है और उसमें डॉलर डिप्लीशन हुआ है, वो नीचे बताते। वो डॉलर डिप्लीशन तो कॉज है ना आपकी। अच्छा, दीज क्राइसिस नहीं, 10 क्राइसिस, जो श्रीलंकन क्राइसिस तो एक ही है, एक तो ये। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट है? आपने सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, लैबोरेटिव हेडिंग का मतलब है कि आपका आइडिया भी क्लियर हो। आइडिया क्लियर कैसे? करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट अ हेडिंग। आपने क्या लिखना था कि करंट अकाउंट डेफिसिट लीडिंग टू, उससे क्या हुआ? लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ डॉलर्स। सिमिलरली अगली हेडिंग, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट लेड टू डिप्लीशन ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो आपने एक मेन हेडिंग देनी थी कि डिप्लीशन ऑफ डॉलर्स, उसमें नीचे 3 लिख देते, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, डेब्ट सर्विसिंग। ठीक है, द डिप्लीशन ऑफ डॉलर रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज, आपका मेन आइडिया तो ये होगा। नीचे, पॉपुलिस्ट पॉलिसी ऑफ राजापक्सा इन फॉर्म ऑफ टैक्स रिलीफ्स ओवरबर्डनाइज्ड द स्टेट, ये हेडिंग होगी आपकी। टैक्स रिलीफ का क्या मतलब होता है, ये कॉज कैसे हुई? टैक्स रिलीफ की वजह से स्टेट पे बर्डन बढ़ा, वो कॉज होगी। बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स लीडिंग टू फूड इनसिक्योरिटी, ये कॉज है आपकी जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हुई। इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर हुआ तो फिर आप एलेबोरेशन को नहीं देख रहे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कॉजेज में आपने बताना है, साथ हेडिंग में आपका पता हो। ईस्टर बॉम्बिंग एंड कोविड-19 लीडिंग टू शटिंग डाउन ऑफ टूरिज्म सेक्टर, पूरा पॉइंट बताएं अपना। हेडिंग में आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए
नीचे जो आपने बताना, नीचे आपने रेफरेंस देना, फैक्ट देने हैं, बात अपनी टू दी पॉइंट करनी है। आपने ऊपर इलैबोरेटिव हेडिंग होनी चाहिए, ये हेडिंग्स नहीं है, ये मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, हेडिंग्स दें प्रॉपर जो आपने क्वेश्चन में बनानी है। लेसन्स रिड्यूस फ्यूल डिपेंडेंसी बाय शिफ्टिंग टू ग्रीन एनर्जी, ये लेसन है हमारा। फ्यूल डिपेंडेंसी रिड्यूस क्यों करें हम, आपने बताया, लेसन तो ये होगा ना कि फ्यूल डिपेंडेंसी रिड्यूस करें एज डिपेंडेंसी में लीड टू फ्यूल क्राइसिस लाइक इन श्रीलंका, ये लेसन है ना आपका। लेसन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुड बी देयर टू एनहांस आवर एक्सपोर्ट्स, टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट या सर्कुलर डेब्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो भी लिखें आप। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, अरेंज करें, डॉलर की पहले बात करें फिर बाकी चीजें करें। ये आपके पॉइंट्स मुझे सारे ये एलैबोरेटिव चाहिए, ये पॉइंट्स की फॉर्म में एग्जामिनर नहीं पढ़ता सारा पैराग्राफ, ठीक है, इसको सही करें आप। सेकंड किसने शेयर किया है? ओके, श्रीलंकन क्राइसिस, ये क्या लिख रहे हैं आप? आपने हेडिंग्स बनाने थे बस। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इज 1948, आपने पॉइंट्स नहीं, मुझे सिर्फ जो क्वेश्चन में आपने हेडिंग्स बनानी थी क्वेश्चन के लिहाज से वो मुझे देनी थी। आपने सिर्फ वर्स्ट इकोनॉमिक करंट सिनेरियो में ही ये आएगा ना, ये तो इधर ही आना चाहिए था कि करंट सिनेरियो ये है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये आपका एक ओवरव्यू हेडिंग आ जाती, सिर्फ एक पैराग्राफ आपने इसका लिखना था, फिर आप नीचे आ जाते, फिर कॉजेज लिखते, टैक्स कट्स एंड मनी क्रिएशन, ये क्या बात हुई? एक्सटर्नल डेब्ट क्या है? एक्सटर्नल डेब्ट से क्या हुआ? रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ डॉलर रिजर्व्स, पूरा कॉज बताएं। डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप कहां से आ गया? फॉल ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस, ये कहां से पॉइंट आपने लिखा है? टूरिज्म सेक्टर क्या इम्पैक्ट है इसका? एग्रीकल्चर क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट है? मुझे बताना है, कॉजेज है, एग्रीकल्चर क्राइसिस इज नॉट अ कॉज, इट इज अ इफेक्ट। क्यों हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, वो ये पूछ रहा है। एग्रीकल्चर क्राइसिस क्यों आई? रशिया यूक्रेन वॉर को आपने श्रीलंकन क्राइसिस में किधर डाल दिया? जो दिल आता है वो नहीं लिख देते, मुझे टू दी पॉइंट क्वेश्चन से रिलेटेड हेडिंग मैंने आपको बना के दी हैं, मैं इतनी डिटेल में बना रहा हूँ और आप एक एक वर्ड लिख के मुझे दे रहे हैं हेडिंग का। मैंने कहा इलैबोरेटिव हेडिंग कि मुझे पता चले कि ये कॉज कैसे है, ये लेसन है तो क्यों लेसन है, वो हेडिंग होगी। हेडिंग्स बना के भेजे आपका, नीचे मुझे एक्सप्लेनेशन अभी नहीं चाहिए, पहला स्टेप हेडिंग्स बनाना सीखें। नेक्स्ट मुझे किसने भेजा है, मुझे नाम बताएं अपना। सर नुमान। नुमान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा है किसी ने? इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद नहीं आता। देखिए मैंने कहा था इंट्रोडक्शन के हेडिंग दे, बस अभी नीचे नहीं लिखना आपने, पहले हेडिंग्स बनाना सीखें, पहला स्टेप तो कहे। अब बच्चे को कहे पैदा होते ही कहते हैं कि जी लो दौड़ लगा दो, ऐसा नहीं होता, एक स्टेप तो सीखें पहले फिर आगे जाएं।
कॉजेज बिहाइंड द श्रीलंकन क्राइसिस, ठीक है, कॉजेज क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, लोविंग अवर श्रीलंका से, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट था। क्यों था? आपकी हेडिंग क्या पहले नीचे आनी चाहिए थी कि ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड द करंट अकाउंट डेफिसिट, डेब्ट सर्विसिंग रिजल्टेड इन क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट। आपका इसके साथ लिंक करें पॉइंट के साथ अपने, फिर डिप्लीशन ऑफ डॉलर्स, डिप्लीटेड डॉलर्स रिजर्व नहीं, डॉलर रिजर्व्स ऐसे इसके साथ आएगा, ठीक है। एंडेड द इंपोर्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल इंपोर्ट होगा या इंपोर्ट ऑफ द फ्यूल, आप टास्क नहीं कर रहे प्रेपोजिशन वाला, नजर आ रहा है। फ्यूल शॉर्टेज आपका 2021 में कंट्री स्टार्टेड यूजिंग इट्स रिजर्व्स, या आपने नहीं लिखना नीचे, सिर्फ मुझे ये दें। अब कॉजेज की ये तो सब हेडिंग होनी चाहिए थी, आपने ये दोबारा मेन हेडिंग बना दी है। ये भी तो कॉज है, ये भी कॉज है गोटियाबाया राजापक्सा। रिलीफ के स्पेलिंग सही करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अब ये हेडिंग्स हैं, नीचे ना अभी लिखें, ये मैंने नहीं बताया कैसे लिखना है, क्या लिखना है। पॉइंट्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हेडिंग्स बना के दें, मेन हेडिंग, नीचे ये सब हेडिंग्स आएंगी इसकी। लेसन्स फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान शुड रिड्यूस डिपेंडेंसी, द फ्यूल डिपेंडेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। शिफ्ट टू ग्रीन सोर्सेज, पूरा पॉइंट। इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रेंथन करें, आगे डिपेंडेंसी और डॉलर, ये तो आपने ये करना है, समझ आई? हेडिंग्स मुझे बना के दें अभी, बस आज के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के लिहाज से हेडिंग्स बना के दें जो पूछा गया उसका। वकास कि ऐसे नहीं करना, आप गाइडलाइन पे चलें, जो चीज बता रहे हैं पहले टेस्ट था इसलिए मैं इधर चेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इंडिविजुअली भेजें, उधर ही चेक होके आपको आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखनी है। इंट्रोडक्शन आपका आया, गुड, आपने ये नीचे नहीं लिखना अभी, ये अवॉइड करें, आपने सिर्फ हेडिंग्स बनानी है अभी। कॉजेज बिहाइंड द श्रीलंकन क्राइसिस, सब हेडिंग्स बनाए थे, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बस मुझे बना के दें कैसे बनानी है। ठीक ठीक। करंट अकाउंट डेफिसिट अकॉर्डिंग टू ट्रेड, अकॉर्डिंग टू ट्रेड नहीं होता, दो चीजें थी इसकी। करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट एंड डेब्ट सर्विसिंग, ये ब्रैकेट में मुझे नहीं चाहिए, एग्जामिनर को भी नहीं चाहिए, उसे पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। डेब्ट सर्विसिंग इन डॉलर्स, ठीक है। फिर डिप्लीटेड डॉलर रिजर्व्स एंड इट फ्यूल इंपोर्ट, ये आप देखें, इसको पढ़ के मुझे पता लग रहा है कि ये क्या है, कॉज है, ठीक है। गोटियाबाया राजापक्सा's populist policies resulted in burdenizing the state, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी बताएं। फूड क्राइसिस, ठीक है, ये ईस्टर बॉम्बिंग एंड कोविड इफेक्टिंग द टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। अब देखिए पता लग रहा है कि इसका क्या है, फूड डिपेंडेंसी रिड्यूस करें, क्यों करें, क्या है सॉल्यूशन, क्या है। एंड शिफ्ट टू ग्रीन, लैबोरेटिव हेडिंग दें, उसको हेडिंग पढ़ के पता चल जाए कि बच्चे ने क्या लिखना है नीचे, और एंड पे आपका कंक्लूजन आता है चौथा, ठीक है, ठीक है। ये आपने करना है, समझ आई? ये आपने माइंड में रखना है। आपको मैंने आज क्वेश्चन इसलिए अलग दिया है, मैंने अपने हिसाब से नहीं दिया, किधर है, एट लास्ट पाकिस्तान हैज रियलाइज्ड द कॉम्प्रिहेंसिव नीड ऑफ सिक्योरिटी, कैसे पाकिस्तान हेल्प करेगा, पाकिस्तान ने रियलाइज किया तो कॉम्प्रिहेंसिव, पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव, आपने एनएसपी का थोड़ा सा बताया कि इसमें हमने 5 चीज़ों पे फोकस किया, ठीक है। फिर 5 चीज़ें लिखी, फिर हाउ एनएसपी विल हेल्प इन, आपने 5 चीज़ों को एलैबोरेट नहीं करना, आपने सबसे पहले लिखा, हेडिंग क्या बनेगी पहले कि हाउ एनएसपी विल हेल्प इन काउंटरिंग द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ठीक है। आपने इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का एक पैराग्राफ लिखा, बस एक हेडिंग आई, और सॉल्यूशंस बता दिए कि सॉल्यूशंस गिवन इन एनएसपी टू एस्केप द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बताया सारा। और एलैबोरेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने, मुझे पता होना चाहिए
कि आप नीचे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबकी तब वैल्यूएशन होगी। प्रॉपर क्राइटेरिया पे अटेम्प्ट करें, सिर्फ आउटलाइन बना के भेजें।